नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर कल उज्बेकिस्तान रवाना होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री ने G20 देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में कहा, भारत संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों पर केंद्रित समावेशी विकास मॉडल पर काम कर रहा है। हिंदी दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हिंदी और स्थानीय भाषाएं देश की सांस्कृतिक पहचान हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत और अनेक घायल। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और कांग्रेस के 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई में 100 सैनिक मारे गए। डूरंड कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में आज शाम कोलकाता में मोहम्मडन स्पोर्टिंग का मुकाबला मुंबई सिटी क्लब से होगा। और महिला क्रिकेट में कल ब्रिस्टल में भारत तीसरा तथा अंतिम T20 मैच इंग्लैंड के साथ खेलेगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर कल उज्बेकिस्तान में समरकंद जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में संगठन के नेताओं के पिछले 2 दशकों से इस संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने की संभावना है। शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में सदस्य देश, प्रेक्षक देश, संगठन महासचिव, क्षेत्रीय आतंकरोधी ढांचे के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि शामिल होंगे। शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व से संबंधित सामयिक मुद्दों पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। कोविड महामारी के बाद की पहली बैठक है जिसमें संगठन के नेता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेंगे। पिछला शिखर सम्मेलन जून 2019 में आयोजित किया गया था। आमंत्रित नेताओं में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के शिखर सम्मेलन के मौके पर कुछ देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना है। जून 2001 में बना शंघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सदस्य देश हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि कोविड संकट को देखते हुए भारत में कामगारों के लिए रोजगार की स्थितियों में सुधार किया गया है। श्री यादव ने इंडोनेशिया के बाली में G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में किए गए उपायों के बारे में भी बताया। श्रम और रोजगार मंत्री ने कहा कि भारत संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के समावेशी विकास के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिए किसी भी नीति या योजना में महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों और समाज के कमजोर वर्गों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि G20 देशों के रोजगार कार्य समूह की बैठकों से प्राप्त अनुभवों का इस्तेमाल भारत में श्रमिकों के कल्याण के प्रयासों में किया जाएगा। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति को विश्व को दिखाए जाने की आवश्यकता है। भारत ने सिद्ध किया है कि डिजिटीकरण से ऊंची छलांग लगाई जा सकती है। श्री कांत ने कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता में सतत विकास के लक्ष्य लागू करना सुनिश्चित करेगा। श्री अमिताभ कांत ने कहा कि भारत पर्यावरण के लिए जीवन शैली के पक्ष में पूरी तरह खड़ा है और ये भारत की अध्यक्षता में बेहद महत्वपूर्ण एजेंडा होगा। Lifestyle for environment life will be center stage. It will be the key priority for India because we strongly believe that the developed world is talking about 2050 and it has fixed up long-term goals, whereas we need individual movement forward and we need actually annual action plans which will be based on individual transformation. There's a lot of wastage in the world. There's a lot of changing of lifestyle required. All this is necessary because only with change of lifestyles, when individuals take ownership, then only there will be a change in terms of climate adaptation and mitigation.
शिखर सम्मेलन की तैयारियों के बारे में श्रीकांत ने कहा कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में 200 विभिन्न कार्यक्रम और बैठक आयोजित की जाएंगे। 1st of December to about the September, we'll be hosting about 200 different events across all states and union territories of India. That's not merely a huge challenge, but it's also an opportunity to truly build India's brand, to send back every guest who comes mentally rejuvenated and spiritually elevated as an Indian. It's also an opportunity to enhance the brand identity of India. It's also an opportunity to really work in partnership with all the ministries to project the India narrative during India's G20 presidency. श्री अमिताभ कांत ने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत को प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करने का विशेष अवसर है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में भारत के शून्य प्रदूषण ई मोबिलिटी अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर शून्य फोरम का आयोजन किया। इस मौके पर 25 से अधिक शून्य भागीदारों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ देश के स्वच्छता अभियान में योगदान करने की वचनबद्धता व्यक्त की, ताकि लोगों के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इस अवसर पर G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि शून्य अभियान उद्योग जगत, सरकार और नागरिकों के बीच कारगर सहयोग है। इससे भारत में इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन बढ़ाने में मदद मिल रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शून्य अभियान का लक्ष्य उपभोक्ताओं और उद्योगों के साथ मिलकर वाहनों से होने वाले प्रदूषण को शून्य स्तर पर लाना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और फ्रांस के विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना के बीच नई दिल्ली में परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वार्ता हो रही है। वे कल 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंची। सुश्री कोलोना कल मुंबई जाएंगी और उद्योग जगत के नेताओं से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी, नियमित उच्च स्तरीय परामर्श और विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग से मजबूत हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि सुश्री कोलोना की यात्रा व्यापार, रक्षा, जलवायु, प्रवास और गतिशीलता, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 में भारत और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से भारत में अपशिष्ट जल के बारे में श्वेत पत्र जारी किया। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने डेनमार्क के पर्यावरण मंत्री ली बर्मेलिन और विकास सहयोग मंत्री फ्लेमिंग मोलर मॉर्टेसन के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री शेखावत ने कहा कि भारत वर्ष 2024 तक जल क्षेत्र में $140 अरब से अधिक का निवेश करने के प्रति कृत संकल्प है। श्वेत पत्र का लक्ष्य भारत में अपशिष्ट जल प्रबंधन की वर्तमान स्थिति और भविष्य में इसके लिए सुविधाएं कायम करने की संभावनाएं दर्शाना है। ये श्वेत पत्र भारत डेनिश हरित नीति भागीदारी के अंतर्गत जारी किया गया है, जो हरित हाइड्रोजन, अक्षय ऊर्जा और अपशिष्ट जल प्रबंधन पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन 17 सितंबर को मध्य प्रदेश आएंगे। प्रधानमंत्री श्योपुर जिले में करहाल में स्व सहायता समूह की 1 लाख से अधिक महिलाओं को भी संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट। स्व सहायता समूहों की महिलाएं प्रधानमंत्री से बात करने और उनका संबोधन सुनने के लिए काफी उत्सुक हैं। श्योपुर जिले में मछली पालन से अपने समूह के माध्यम से सालाना 10 से 12 लाख रुपए कमाने वाली कलियाबाई प्रधानमंत्री से मिलकर आगे का मार्गदर्शन लेना चाहती हैं। हमें कुछ और आगे बढ़ावा का जो मतलब कुछ तो बताएंगे वो, और अभी दीदी जो काम कर रही है वो आगे और बदलाव लाएंगे। श्योपुर जिले के गोरास गांव की सुनीता आदिवासी भी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से आर्थिक रूप से सक्षम हो गई हैं। समूह में जुड़ने से पहले मेरी स्थिति क्या थी, क्या हूँ और आगे मैं क्या करना चाहती हूँ, ये सभी बातें मैं सबको बताना चाहती हूँ। श्योपुर जिले में 5000 से ज्यादा स्व सहायता समूह हैं और इनसे 70,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन महिलाओं को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से देश के साथ साथ विदेशों में भी उनके काम को एक नई पहचान मिलेगी। श्योपुर से अश्विनी बालौठिया के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को गांधीनगर और मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अहमदाबाद में गुजरात वाणिज्य परिसंघ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी का परीक्षण सफल रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि विश्व स्तरीय वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नियमित निर्माण कार्य अगले महीने से शुरू हो जाएगा।
कई सारे इनिशिएटिव्स वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए करीब 50 स्टेशंस का टेंडर बहुत जल्दी होने वाला है। एकदम नई डिजाइन, एकदम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे बनाए जा रहे हैं। वंदे भारत की बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। सितंबर के महीने से चेन्नई से फैक्ट्री से हर महीने 4-4, 5-5 ट्रेन निकलने लगेंगी। साथ ही साथ हाई स्पीड ट्रेन का, बुलेट ट्रेन का बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। 50 किलोमीटर के आसपास पिलर्स कास्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। हर तरीके से रेलवे को वर्ल्ड क्लास बनाने का प्रयास है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की धारणा भारतीय सभ्यता के आधार मूल्यों को दर्शाती है। नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री धनखड़ ने कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में अनेक बुनियादी मूल्य बताए गए हैं। कोविड महामारी के दौरान की गई वैक्सीन मैत्री पहल की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का नजरिया इतिहास में कभी भी विस्तारवादी नहीं रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन आज भोपाल के वीआईटी विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर मुरुगन ने छात्रों से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण में मजबूत नींव रखेगी और ज्ञान तथा कौशल के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पैदा करेगी। भूटान नरेश जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत और भूटान के बीच परस्पर सद्भाव और विश्वास पर आधारित मजबूत संबंध हैं। दोनों देशों के बीच ये संबंध उच्च स्तरीय सरकारी दौरों और वार्ताओं के कारण बने हैं। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। वर्ष 2018 में दोनों देशों के बीच 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर कल उज्बेकिस्तान रवाना होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री ने G20 देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में कहा, भारत संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केंद्रित समावेशी विकास मॉडल पर कार्य कर रहा है। हिंदी दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हिंदी और स्थानीय भाषाएं देश की सांस्कृतिक पहचान है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत और अनेक घायल। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और कांग्रेस के 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई में 100 सैनिक मारे गए। डूरंड कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में आज शाम कोलकाता में मोहम्मडन स्पोर्टिंग का मुकाबला मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब से होगा और महिला क्रिकेट में कल ब्रिस्टल में भारत तीसरा तथा अंतिम T20 मैच इंग्लैंड के साथ खेलेगा। आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि और हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। एक रिपोर्ट। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी दिवस देश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी दिवस को पूरे 1 सप्ताह तक मनाया जाता है, जिसे हिंदी पखवाड़ा के नाम से जानते हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने हिंदी दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि हिंदी ने विश्व में भारत को विशेष सम्मान दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत विश्व नेता बनने की ओर बढ़ रहा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिंदी सबसे शक्तिशाली भाषा बनकर उभरी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाषाओं के प्रति हीन भावना से छुटकारा पाने का ये सही समय है और ये बात माननी होगी कि बेहतर भविष्य के लिए सभी भाषाओं को समृद्ध बनाने की जरूरत है। गुजरात के सूरत में हिंदी दिवस पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। गृहमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे भाषाई हीन भावना से उबरें और अपनी अपनी भाषाओं का सम्मान करें। हमारी राजभाषा, हमारी स्थानीय भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में, और जब तक हम ये बात का संकल्प नहीं करते कि इस देश का शासन, इस देश का प्रशासन, इस देश का ज्ञान, इस देश का अनुसंधान राजभाषा में होगा, तब तक इस देश की क्षमताओं का हम उपयोग नहीं कर सकते। सब चीजों को आज संकल्पित करने का दिन, इसलिए मैं देश भर में, दुनिया भर में फैले हुए हिंदी प्रेमियों को, राजभाषा प्रेमियों को कहना चाहता हूं कि ऐसा मत समझिए कि राजभाषा के विस्तृत करने का, राजभाषा को आगे बढ़ाने की लड़ाई जो है वो हम पीछे छोड़ चुके हैं। मौका ही अब आया है ये लड़ाई को आगे बढ़ाने का, मौका ही अब आया है ये लड़ाई को जीतने की स्थान पर ले जाने। गृहमंत्री ने कहा कि हिंदी को बढ़ावा देने के साथ साथ सभी क्षेत्रीय भाषाओं को भी सशक्त बनाना होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा, रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश भी समारोह में मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के सौजिया इलाके में एक बस दुर्घटना में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंडी से करीब 30 यात्रियों को ले जा रही एक बस आज सुबह बरेरी नाला के पास गहरी खाई में गिर गई। सूचना मिलने के तुरंत बाद सेना, पुलिस और स्थानीय नागरिकों ने राहत अभियान चलाया। अब तक घटनास्थल से 12 शव निकाले जा चुके हैं। घायलों को मंडी के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने घायलों के बेहतर इलाज के भी निर्देश दिए हैं। गोवा में कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सदानंद तनवड़े ने बताया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, पूर्व मंत्री माइकल लोबो और अन्य कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के बागी विधायकों ने पार्टी विधायक दल की बैठक की और भाजपा में विलय का पत्र सौंपा। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने बेगूसराय में हुई गोलीबारी की घटना का हवाला देते हुए कहा कि दिन के उजाले में गोलियां चल रही हैं और पटना में एक पुलिस उप अधीक्षक को पीटा जा रहा है। श्री रविशंकर ने न बनना चलो अभियान के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सोमवार की रात हुए संघर्ष में 100 जवानों की मौत हो गई। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान ने रात भर चली झड़पों में 49 जवानों की मौत होने का दावा किया, जबकि अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने अपने 50 जवानों के मारे जाने की भी बात कही है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। डोरंड कप के सेमीफाइनल में आज शाम कोलकाता में मोहम्मडन स्पोर्टिंग का मुकाबला मुंबई सिटी एफसी से होगा। ये मैच विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला जाएगा। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच कल ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने कल दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली। इस श्रृंखला के बाद दोनों टीमें 3 एकदिवसीय मैच भी खेलेंगी। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में बांग्लादेश ने भारत पर ऐतिहासिक 3-0 की जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली है।
16 सितंबर को बांग्लादेश का सामना भूटान से होगा, जबकि 5 बार के चैंपियन भारत का मैच नेपाल से होगा। सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं की 53 किलोग्राम वर्ग में भारत की विनेश फोगाट रैपचेज राउंड में पहुंच गई हैं। रैपचेज राउंड में आज विनेश का सामना कजाख्स्तान की झुल्दियाज एशिमोवा से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े विभिन्न विषयों पर आकाशवाणी लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। रविवार 18 सितंबर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बुजुर्ग और बच्चे। आप अपने सवाल हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 9289094044। आप इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। कार्यक्रम सुनने के लिए जुड़िए हमारे साथ रविवार 18 सितंबर रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। ये आकाशवाणी है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आकाशवाणी समाचार की श्रृंखला आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम भारत की औद्योगिक विकास गाथा के बारे में बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित थी। सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में कृषि का योगदान 60% से अधिक था। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरा है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत व्यवस्थित औद्योगिक नियोजन के बल पर बड़ी संख्या में भारी और मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई है। देश में औद्योगिक विकास को 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 1947 से 1980 के बीच पहले चरण में सरकार ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण क्रमिक रूप से बढ़ाया। 1980 से 1997 के बीच दूसरे चरण में वर्ष 1992 तक अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के उपाय किए गए और फिर उसके बाद उदारीकरण की प्रक्रिया अधिक केंद्रित होती गई। प्रतिष्ठित उद्यमी JRD टाटा भारत की औद्योगिक क्रांति के पहले वास्तुकार और भारतीय विमानन के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने जिन उद्यमों की स्थापना की वो अब टाटा समूह का हिस्सा हैं। उन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। I think that from a technological point of view, management point of view, Indian industry, at least big industry today, is a very different animal to what it was when I first became a director of Tata's. There is a quality consciousness that didn't exist in the old days. We mustn't forget that it's not so long ago, perhaps 100 years ago, when nobody would touch a Japanese product. Now they are the leaders, perhaps in most products, largely on the basis of quality. So, first of all, there is a big change. Then labor. What are you talking about with the dominance of the union, backed by the politician? There is no opportunity to exploit labor. आजादी के बाद लौह और इस्पात उद्योग ने तेजी से प्रगति की। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। 1964 में सार्वजनिक क्षेत्र के तहत बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। विशाखापत्तनम और सेलम संयंत्र बाद में स्थापित हुए। भारत में इस्पात क्षेत्र के विकास की यात्रा शानदार रही है। स्वतंत्रता के समय इस्पात का उत्पादन मात्र 10 लाख टन था, जो वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 12 करोड़ टन हो गया। इंजीनियरिंग, सीमेंट, रसायन और उर्वरक उद्योग भी ऐसे महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं जिनमें स्वतंत्रता के बाद तेजी से प्रगति हुई। कृषि आधारित उद्योगों में आने वाले कपड़ा, चीनी, कागज और वनस्पति तेल उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर देते हैं। भारत को वैश्विक निर्माण केंद्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया। निवेश की सुविधा, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास को प्रोत्साहित करने, बौद्धिक संपदा की रक्षा और अपनी
श्रेणी में बुनियादी ढांचे के सर्वश्रेष्ठ निर्माण के लक्ष्य के साथ ये यात्रा जारी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मेक इन इंडिया विस्तार करना बहुत जरूरी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी है हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, दुनिया में हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट के मामले में कॉम्पिटिटिव हो, ये सस्ते और सुगम लॉजिस्टिक्स के बिना संभव ही नहीं है। इसी सोच के साथ पिछले 8 वर्षों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम हो रहा है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्वदेशी क्षमताओं का विकास किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के कारण आज भारत विभिन्न देशों को बड़ी संख्या में औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। शिक्षकों का कौशल बढ़ाने के लिए लेह पर्वतीय परिषद, भारतीय सौर ऊर्जा निगम और गोल्डन माइल लर्निंग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर लेह स्वायत्त शासी पर्वतीय परिषद के मुख्य कार्यकारी पार्षद ताशी ग्याल्सन, लेह पर्वतीय परिषद के उपाध्यक्ष शेरिंग ओंगचुक और भारतीय सौर ऊर्जा निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाला साहेब सुसे और गोल्डन माइल लर्निंग के पदाधिकारी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि रक्तदान अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होगा। उन्होंने लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आरोग्य सेतु ऐप या e-रक्तकोश.in पर पंजीकरण कराने को कहा है। श्री मांडविया ने सभी से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 215 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 19,25,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 5,108 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस धन शोधन के एक मामले में आज दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के समक्ष पेश हुई। करोड़ों रुपए के सुकेश चंद्रशेखर धन शोधन मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। जैकलीन श्रीलंका की नागरिक हैं और इस मामले में उनके साथ प्रवर्तन निदेशालय ने कई बार पूछताछ की है। आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर ने बड़े लोगों को धोखा देकर हासिल किए गए धन से जैकलीन के लिए उपहार खरीदे। भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने गुजरात तट पर भारतीय जल क्षेत्र में पाकिस्तान की एक नौका और उसके चालक दल के 6 सदस्यों को पकड़ा है। नौका के साथ 40 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नौका और चालक दल के सदस्यों को पूछताछ के लिए जखाऊ लाया जा रहा है। पिछले 1 वर्ष में भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने संयुक्त रूप से ये 5वीं कार्रवाई की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का परीक्षण वर्ष 2023 के अंत तक या 2024 की शुरुआत में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण उड़ान के बाद भारत का रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीमंत छत्रपति शिवाजी राजे भोंसले के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि श्री भोंसले ओजस्वी और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर कल उज्बेकिस्तान रवाना होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री ने G20 देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में कहा, भारत संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केंद्रित समावेशी विकास मॉडल पर काम कर रहा है। हिंदी दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हिंदी और स्थानीय भाषाएं देश की सांस्कृतिक पहचान है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत और अनेक घायल। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और कांग्रेस के 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई में 100 सैनिक मारे गए। डूरंड कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में आज शाम कोलकाता में मोहम्मडन स्पोर्टिंग का मुकाबला
मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब से होगा। और महिला क्रिकेट में कल ब्रिस्टल में भारत तीसरा तथा अंतिम T20 मैच इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।